37 सेक्शन में क्या तब्दील होने वाला है? 37A9 जो है वो उसमें उसके पास ज्यादा पावर है। सेल टैक्स फ्रॉड को पकड़ने की कोशिश है, जो इसमें मामनत करते हैं उनको भी, और जो शख्स 5 करोड़ से ज्यादा सेल टैक्स के फ्रॉड में शामिल है उसके लिए 37 से इंट्रोड्यूस किया गया है। टैक्स फ्रॉड किया है आप उसको देखें ताकि आपकी जो है वो रिकवरी हो सके। ऑनलाइन कारोबार करने वालों को अब किस तरह रजिस्टर किया जाएगा? ऑनलाइन कारोबार करने वालों की रजिस्ट्रेशन के लिए भी अगर वो नहीं करवाएंगे तो बड़ी हैवी पेनल्टी और जुर्माने जो है वो इम्पोज किए गए हैं। टैक्स फ्रॉड के मामलत करने वाले या मदद करने वालों को क्या सजाएं और जुर्माने हो सकते हैं? को बेटर का नाम दिया है, अब उसकी भी 5 साल सजा है, चाहे वो कंसल्टेंट है, चाहे वो अकाउंटेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट का बंदा है या कोई भी बंदा है। टैक्स इनवॉइस में क्या तब्दीली की गई है? बजाय जो है वो फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस के उसको रोकने के जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि इनपुट आप जो है वो खत्म ही कर दें और आउटपुट की रेशो आप कम कर दें, 8% कर दें, तो आपका बहुत ज्यादा रेवेन्यू आ सकता है। असेसमेंट नहीं होगी बल्कि गिरफ्तारी होगी या रिकवरी होगी। बोर्ड को पावर दे दी गई है कि आपका इनपुट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए, आपकी रिटर्न ही नहीं जाएगी। अनरजिस्टर्ड बंदा जो है उसके लिए बहुत हैवी पेनल्टीज हैं, सजाएं हैं, उसकी बिजनेस को सील किया जा सकेगा। ये कोशिश यही है कि इस बेस पर जो है वो उनको टैक्स नेट में लाया जाए। थर्ड पार्टी ऑटोमेशन पर एक इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, 236G का उसका इतना टैक्स कट गया है, 236G और H का, तो उसके मुताबिक जो है वो उनको सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन का कहा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं अफजल जोबी। नाज़रीन, फ्रांस एक्ट 2025 के सेल टैक्स के कवानीन में क्या क्या तब्दीलियां की गई हैं, 37 सेक्शन में क्या तब्दील होने वाला है और सेल टैक्स में क्या क्या तब्दील हुआ है, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ लाइन पर मौजूद है मलिक जलील अवान साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, लीगल एडवाइजर है, पंजाब यूनिवर्सिटी के सीनियर नायब सदर है, इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन पंजाब चैप्टर के। मलिक जलील साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक जलील अवान साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि 37A कानून क्या है और अब गिरफ्तारी किस तरह होगी? 37A इससे पहले भी मौजूद था, अब जो है इसमें तब्दीली ये लाए हैं कि सेल टैक्स फ्रॉड को पकड़ने की कोशिश है, जो इसमें मामनत करते हैं उनको भी, और जो शख्स 5 करोड़ से ज्यादा सेल टैक्स के फ्रॉड में शामिल है उसके लिए 37A इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें आप जो ऑफिसर के पास गिरफ्तार करने का मैं ये समझता हूँ कि 37A9 जो है वो उसमें उसके पास ज्यादा पावर है, उसमें कम से कम जो है वो कमिश्नर की अप्रूवल होनी चाहिए। देखिए, एक ऑफिसर जब जाता है कस्टम जज के पास या जो स्पेशल जज होता है उसके पास, तो वो जो कस्टम का जज होता है उसके पास जो भी वो डीसी लेकर जाता है वो वहां से अप्रूवल गिरफ्तारी की ले लेता है, उसके वारंट ले लेता है। लेकिन ये देखें कि वहां पर कमिश्नर की अप्रूवल नहीं है। तो बाकी जो आपने प्रोसेस इतना अच्छा कर दिया है कि बोर्ड जो है वो 3 रुकनी कमेटी बनाएगा, पहले ऑफिसर इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी में मेरे ख्याल में 90 डेज है, 180 डेज के अंदर बंदे को नहीं पकड़ा जाएगा, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, इन्वेस्टिगेशन कमिश्नर की अप्रूवल से होगी, फिर इन्वेस्टिगेशन में अगर वो समझता है कि बंदा ज्वाइन नहीं कर रहा तो फिर जाकर जो है बोर्ड को लिखा जाएगा, फिर बोर्ड जो है 3 रुकनी कमेटी बनाएगा और फिर आएगा और फिर गिरफ्तार। ये तो ठीक है, लेकिन जो 37A9 है इसमें आपने जो है वो बहुत ज्यादा इख्तियार दे दिए हैं। तो इसमें भी आप ये देखें कि इसमें भी रीजन लिखें कि जब वो जज के पास जाए तो ये तमाम चीजें, एक तो डिमांड जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा हो, उसमें जो है वो बंदा ना आ रहा हो, बंदा इन्वेस्टिगेशन को, इंक्वायरी को ज्वाइन भी ना कर रहा हो, और दूसरा कमिश्नर की अप्रूवल, इसमें भी जो है वो कम से कम जो है वो रेलेवेंट कमिश्नर की अप्रूवल जरूरी है, क्योंकि इससे जो है वो आगे जाकर ये फिर चैलेंज हो जाएगा और वो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो ये 37A ठीक है, टैक्स फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए ये अच्छी बात है कि एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, खासकर बड़े टैक्स चोरों पर जो है, और आप उसमें जो है वो सबको देखें। इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए कि एक छोटे अकाउंटेंट को पकड़ लिया या उसको पकड़ लिया। एक्चुअली जिसने टैक्स फ्रॉड किया है आप उसको देखें ताकि आपकी जो है वो रिकवरी हो सके और कंपाउंड
कंपाउंड का भी इसमें आपने कि कमिश्नर कंपाउंड कर सकता है अगर वो पैसे पेनल्टी के साथ जो है वो जमा करवा दे। 100% पेनल्टी है तो उस पर भी मेरे ख्याल में जो है वो थोड़ा सा बोर्ड जो है वो उसमें अगर इनका कर दे, कोई फैसिलिटेट कर दे, तो इसमें रेवेन्यू जो है वो 37A की प्रोसीडिंग में ही अच्छा खासा जो है वो जमा हो सकता है। मकसद जो है वो बोर्ड का यही है कि रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा जमा हो जाए ताकि बंदे की गिरफ्तारी से पहले ही जो है वो उसको इस कदर वो मौका दिया गया है कि वो और उसको सारी चीजें जो है वो कन्फ्रंट कराई जाएंगी, उसको तमाम फैक्ट्स जो है वो बताए जाएंगे। और दूसरा उन्होंने इसमें ये कर दिया है कि अगर वो प्रोसीडिंग ये 37A की जा रही है तो उसको टैक्स नहीं लग सकेगा, यानी कि उसके असेसमेंट जो है वो 11E के अंदर जो है वो आप असेसमेंट जो है वो आप नहीं करेंगे। तो इसको भी मेरे ख्याल में ये ताज इंटरनेशनल की जो है वो जजमेंट के अगेंस्ट जाती है, जो अमेंडमेंट है, चूंकि आप लायबिलिटी डिटरमिन करें तो फिर उसके बाद जो है वो जाकर बंदे की वारंट और जब वो लायबिलिटी उसकी आगे जाकर वो केस अपना प्रूव नहीं कर सकता। तो इसमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा आगे मजीद जाकर आगे इसकी कॉम्प्लिकेशन होएंगी, इसको जो है वो मजीद वो रिफाइन करना पड़ेगा। मलिक जलील अमान साहब ये भी बताइएगा कि सस्पेंशन और ब्लैक लिस्टिंग के बारे में कानून क्या कहता है? सस्पेंशन और ब्लैक लिस्टिंग पहले पिछली दफा जो लॉ आया था उसमें चूंकि फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस में ज्यादा सस्पेंशन और ब्लैक लिस्टिंग होती है, इसमें ट्रिब्यूनल से पहले इख्तियारात ले लिए गए थे कि उसकी अपील जो है वो ट्रिब्यूनल में नहीं हो सकती और चीफ कमिश्नर के पास थी। फाइनेंस एक्ट 2025 में दोबारा जो है वो अब अपील आपकी कमिश्नर अपील के पास भी और ट्रिब्यूनल में भी हो सकेगी और चीफ कमिश्नर के पास जो पावर थी उस सेक्शन को वो ओमिट कर दिया है। मलिक जलील अमान साहब ये भी बताइएगा कि ऑनलाइन कारोबार करने वालों को अब किस तरह रजिस्टर किया जाएगा और जो रजिस्टर नहीं होंगे उनको क्या जुर्माने और सजाएं हो सकती हैं? अब बिल्कुल ऑनलाइन कारोबार करने वालों की रजिस्ट्रेशन के लिए भी अगर वो नहीं करवाएंगे तो बड़ी हैवी पेनल्टी और जुर्माने जो है वो इम्पोज किए गए हैं और इवन जो है वो जिनके साथ काम कर रहे हैं उनको भी वो बाउंड है कि अगर वो लायबल टू बी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है तो वो उनके साथ तभी काम करेंगे, अदरवाइज वो उनके साथ काम नहीं कर सकते। इस तरह अनरजिस्टर्ड सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन में सेक्शन 14 है, अब उसमें जो है वो उन्होंने ऐड शामिल कर दिया है कि अब रजिस्ट्रेशन सेक्शन के तहत ही होगी और अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए बहुत पेनल्टीज और जुर्माने हैं। इवन उसके बिजनेस को सील किया जा सकता है, वहां पर जो है जिस तरह फटी भी रजिस्टर्ड पर्सन की लगती थी तो अब उसकी भी मॉनिटरिंग की जा सकती है। तो ये एक अच्छा इकदाम है। उसके बैंक अकाउंट को बंद किया जा सकता है, बार बार अपॉर्चुनिटी देने पर उसका बैंक अकाउंट परमानेंटली जो है वो बंद किया जा सकता है, अपनी प्रॉपर्टी की ट्रांसफर नहीं कर सकता, इसके लिए भी उसको मौका दिया जाएगा और उसके लिए अखबारात में इख्तियारात वगैरह और वो देकर और वो अगर रजिस्टर्ड हो जाता है तो फिर उस पर से ये पाबंदी हटा दी जाएगी। तो काफी अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए ये सख्त इकदाम हैं। इससे कम से कम ये होगा कि जो रजिस्टर्ड बंदे हैं वो उनकी इंकरेजमेंट होगी। आप मैन्युफैक्चर सेक्टर में देखें तो अक्सर लोग जो है वो जो रजिस्टर्ड होते हैं उन्हीं पर सारे पहले लॉ जो है वो फटी भी मॉनिटरिंग उन्हीं की थी, इसके अलावा ऑडिट उन्हीं का था, 37 उन्हीं का था, तमाम लॉ जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन बंदे पर लगते थे और अनरजिस्टर्ड बंदा जो था वो ये सिर्फ ये था कि कोई बिजली के बिलों में उसको जो है वो फर्दर टैक्स लग कर आता था, लेकिन इसके अलावा जो है वो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो वो अब जो है वो अनरजिस्टर्ड बंदे को इस तरह से अगर इन्फॉर्मेशन को मैं दोबारा कहूंगा कि प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए, वो अपडेट से इन्फॉर्मेशन लेकर 236G और H की बेस पर और पोलाइट नोटिस दिए जाएं और तमाम टैक्स पेयर को पहले अगर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा जो है वो रेवेन्यू इससे आ सकता है। मलिक जलील अमान साहब ये भी बताइएगा टैक्स फ्रॉड के मामलत करने वाले या मदद करने वालों को क्या सजाएं और जुर्माने हो सकते हैं? तो यूबी साहब इसको बेटर का नाम दिया है, अब उसकी भी 5 साल सजा है, चाहे वो कंसल्टेंट है, चाहे वो अकाउंटेंट है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट का बंदा है या कोई भी बंदा है जो टैक्स फ्रॉड में मदद करता है, रिटर्न बनाने में जिसमें जेली इनपुट शामिल है, उसकी इनवॉइसेस जेली बनाता है, कोई भी जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो फेक बनाता है, तो वो उतना ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल है जितना जो है एक टैक्स पेयर को सजा है उतनी ही सजा जो है वो अब बेटर को दी गई है। मलिक जलील अमान साहब FBI का कमिश्नर अब एक्सपर्ट को किस तरह हायर कर सकता है, कानून क्या कहता है? फाइनेंस एक्ट 2025 में 32A एक सेक्शन जो है वो नया मुतारिफ कराया गया है। एक्सपर्ट से मुराद ये है कि जो एवेल्यूएशन के लिए फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि टेक्निकल बंदे अब चाहिए, जब आपने सिस्टम पर ऑडिट करना है तो वो डेफिनेटली एक्सपर्ट्स की जो है वो आपको जरूरत होगी। तो आप कमिश्नर और बोर्ड को ये भी पावर दी गई है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए भी बंदे को हायर कर सकते हैं जो भी उनकी स्केल पर जो है, और लेकिन उससे जो है वो असिस्ट करेंगे, ऑफिसर्स को ही असिस्ट करेंगे, उनको बराह रास्त जो है ये इख्तियारात एक्सपर्ट ऑडिटर को नहीं दी गई असेसिंग ऑफिसर की, वो असेसिंग अफसर को असिस्ट करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ एवेल्यूएशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए और ऑडिट के लिए, ताकि क्वालिटी ऑफ असेसमेंट जो है वो उसको बेहतर किया जाए और ज्यादा से ज्यादा जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सके। मलिक जलील अमान साहब ये भी बताइएगा कि टैक्स इनवॉइस में क्या तब्दीली की
गई है? सेक्शन 23 में बड़ी एक तब्दीली कर दी गई है। ये मैं आपको बताता चलूं कि जो टीयर 1 रिटेलर थे, अब उनको सेक्शन 23 जो है वो इनवाइस का सेक्शन होता है। टीयर 1 रिटेलर को और ई बिल्टी को अब जो है वो इनवाइस का हिस्सा बना दिया है। तो बाकी जो इनवाइस के कॉलम थे वो ऑलरेडी लॉ में सेक्शन 23 में दिए गए हैं, तो अब इस काम को खत्म कर दिया गया है। पहले टीयर 1 रिटेलर जो है सेक्शन 39A में उनका बताया गया था वो किस तरह से वो उनके रजिस्टर्ड होंगे, अब वो उसको उसमें सेक्शन 23 में ले आए हैं, तो वो उसके मुताबिक जो है वो इनवाइस का हिस्सा बन गया। मलक जलील अमान साहब, ये भी बताइएगा कि अब टैक्स फ्रॉड की जो डेफिनेशन है बहुत वसी कर दी गई है। सुना है अब असेसमेंट नहीं होगी बल्कि गिरफ्तारी होगी या रिकवरी होगी, कानून क्या कहता है, आप इस बारे में क्या जानते हैं? जी यूबी साहब, आप 37A की बात कर रहे हैं कि जहां पर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में होगी वहां पर अब जो है सेक्शन 11E असेसमेंट का टैक्स होता था। इससे पहले 11 होता था, 11(3) होता था टैक्स फ्रॉड का, फिर उसके बाद जो है वो 11E में होता था। 11E में ये होता था कि जब टैक्स लग जाता है तो फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग अमूमन रुक जाती थी, वो जो है उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग जब रुक जाती थी तो टैक्स पेयर अपील में जाते थे। अपील से जब डिमांड खत्म हो जाती थी तो कंसिक्वेंटली ऑटोमेटिकली जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी खत्म हो जाती थी, क्योंकि बेस जो है वो डिमांड होती। तो डिपार्टमेंट ने अब जो है वो बजाय अपनी क्वालिटी ऑफ असेसमेंट को बेहतर करने के बजाय जो है वो फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस के उसको रोकने के, जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि इनपुट आप जो है वो खत्म ही कर दें और आउटपुट की रेशो आप कम कर दें, 8% कर दें, तो आपका बहुत ज्यादा रेवेन्यू आ सकता है। तलवार हाथ में ले ली है कि 37 से अब जब जहां से शुरू हो जाएगा तो वो अब जो है वो उस पर 11E नहीं हो सकेगा। तो ये यानी कि उसकी असेसमेंट नहीं होगी, बंदे की इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। पर्पस तो जाहिर है बोर्ड का यही है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है वो असेसमेंट में जाकर, जो कि आगे अपीलों में और खत्म हो जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजमेंट आ चुकी हैं कि जब बंदा उस वक्त एक्टिव था, जब उसने ट्रांजेक्शन की, तो वो सब्सिक्वेंटली जो है वो उससे रिकवरी नहीं हो सकती। इस तरह क्रिमिनल लायबिलिटी के बारे में ताज इंटरनेशनल की बड़ी डिटेल जजमेंट है कि पहले बंदे की लायबिलिटी को डिटरमिन करें, फिर उसके बाद आप क्रिमिनल लायबिलिटी की तरफ जाएं। तो वो उन तमाम चीजों को कवर करने के लिए ये जो है 11E के अंदर उसका हिस्सा बना दिया है, ताकि ऑफिसर जो है वो 11E का नोटिस ही ना डाल सके कि जहां पर 37A है वहां पर 11E नहीं हो सकता, यानी कि वहां पर असेसमेंट नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल में ये अमेंडमेंट जो है ये आगे फ्यूचर में जाकर चैलेंज हो जाएगी, क्योंकि ताज इंटरनेशनल की जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जाकर डिपार्टमेंट का जो है वो रेफरेंस वहां से जो है वो डिसमिस हो गया है, यानी कि अपील हो गई है ताज इंटरनेशनल की जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट तक। तो मेरे ख्याल में ये जो है ये चेंज जो है ये आगे जाकर वो चैलेंज हो जाएगी। मलक जलील अमान साहब, ये भी बताइएगा कि जो मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर का टैक्स काटते हैं उस कानून में क्या क्या तब्दीलियां हुई हैं? हाँ, ये टैक्स नेट में ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स 236G और 236H जो है वो मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर का होलसेलर का एक सर्टन टैक्स काटते हैं, 0.5% है, और आगे जो है 236H जो है वो जब रिटेलर आगे सेल करते हैं होलसेलर तो वो है। ये कोशिश यही है कि इस बेस पर जो है वो उनको टैक्स नेट में लाया जाए, क्योंकि अब इन्फॉर्मेशन ये भी एक थर्ड पार्टी ऑटोमेशन पर एक इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। 236G का उसका इतना टैक्स कट गया है, 236G और H का, तो उसके मुताबिक जो है वो उनको सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन का कहा जाएगा। और इसी तरह जो है वो तमाम मैन्युफैक्चरर को ये कहा जाएगा कि अब वो सिर्फ सेल टैक्स रजिस्टर्ड बंदे के साथ काम करें, अदरवाइज जो है वो उसका टैक्स रेट भी जो है वो बढ़ गया है। तो मेरे ख्याल में इसमें एक असेसमेंट के लिए इसको इस्तेमाल किया गया 236G और H। इनकम टैक्स के असेसमेंट के लिए भी ये इस्तेमाल हो सकेगा, चूंकि परचेज का पता लग जाता है आपको और उसके मुताबिक आप उसकी वैल्यू एडिशन करके आप सेल बनाते हैं, उसको परचेज का वहां पर आप क्रेडिट देते हैं। और वो ये नहीं होता कि आप पूरी जो है वो जो उसकी परचेज है, जिस तरह से कई ऑफिसर कर देते हैं, पूरी उसकी इनकम बना दे, तो ऐसा नहीं है। अब इसको इनकम टैक्स में ये फायदा होगा कि 121(1)A में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के तौर पर जो उसकी जितनी उसकी परचेज है उतनी अगर थोड़ी सी वैल्यू एडिशन करके उसको टैक्स लगा देंगे तो वो जमा करवा देगा, ज्यादा हार्श नहीं होगा। सेल टैक्स में भी यही है कि उसको जब उसकी परचेज का जो है वो उसको इनपुट मिल जाएगा और आगे जो है वो अकॉर्डिंगली उसकी परचेज तो वेरीफाई हो जाएगी जब एक कंपनी से ले रहा है, तो उसके मुताबिक वैल्यू एडिशन करके वो सेल टैक्स जो है वो उससे लिया जा सकेगा। ये 11D की सेल टैक्स में मेरे ख्याल में सेक्शन है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का, और 121 इनकम टैक्स का है। तो ये इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में जो है ये थर्ड पार्टी ऑडिट में भी इस्तेमाल आएगी, और वैसे भी ऑफिसर अगर कोई ऑडिट करता है तो उसके पास एक डाटा सिस्टम पर मौजूद होगा, इसको जो है वो आगे असेसमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। मलक जलील साहब, ये भी बताइएगा कि अब असेसमेंट का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा दिया गया है, कितना बढ़ाया गया है और अब कानून के मुताबिक क्या करना होगा? मैंने आपको पहले शायद बता दिया है कि असेसमेंट का टाइम पीरियड जो है वो सेल टैक्स में 180 दिन कर दिया है। असेसमेंट से मुराद शोकाज इशू होने के बाद असेसमेंट कर, और वो पीरियड जो आपने एडजस्टमेंट ली है वो निकाल कर, या कमिश्नर से अगर टाइम पीरियड जो है वो 90 डेज का कमिश्नर कंट्रोल कर सकता है, वो निकाल कर, बाकी 180 दिन कर दिया है सेल टैक्स का, पहले 120 दिन
दिन था, और जो इनकम टैक्स का टाइम पीरियड था पहले वो था 180 डेज आफ्टर इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, अब उसको जो है वो 1 साल तक जो है कर दिया। मलक जलील अमान साहब ये भी बताइएगा कि जो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है अब वो आजाद होंगे या मजीद उनके खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा? घेरा तंग कर दिया गया है जी। जिस तरह से पहले मैंने आपको अर्ज की कि अनरजिस्टर्ड बंदा जो है उसके लिए बहुत हैवी पेनल्टीज हैं, सजाएं हैं, उसकी बिजनेस को सील किया जा सकेगा, इवन जो है मूवेबल एसेट जो है वो अपना बैंक अकाउंट नहीं चला सकेगा, उसके लिए जो है वो प्रॉपर्टी की जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। तो काफी सख्त सजाएं हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए। अब जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होगा उसका जो है वो जुर्माना उसको लगता रहेगा। उसकी प्रोडक्शन की भी मॉनिटरिंग हो सकती है, जिस तरह पहले सारे वो रजिस्टर्ड पर्सन के लिए मॉनिटरिंग और सारी वो मौजूद थी। जब रिकवरी नहीं होती थी तो रजिस्टर्ड बंदे पर भी काफी उसके मूवेबल एसेट्स को उसकी अटैच किया जा सकता है, उसके बैंक अकाउंट में अटैच किया जा सकता है। तो डेफिनेटली जब जो है वो अनरजिस्टर्ड बंदा भी लायबल टू बी रजिस्टर्ड होगा तो वो उसको जो है, हाँ अगर वो पता चलता है कि वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कमिश्नर को लिखेगा तो वो फिर उसको जो है वो सजा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है तो इवन जो है वो अपनी प्रॉपर्टी की भी जो है वो सेल नहीं कर सकता। मलक जलील अमान साहब ये भी बताइएगा कि अब जो चार्टर अकाउंटेंट है उसके खिलाफ कमिश्नर तहकीकात कर सकता है, किस कानून के तहत तहकीकात होंगी और क्या जुर्माना क्या सजा हो सकती है? ये यूबी साहब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में आप जब ये चीफ कमिश्नर, जिस तरह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है वो अपने आर्टेड अकाउंट सार्ट लगाते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2017, और जहां पर कुछ समझते हैं कि कोई वो उन्हें नजर आता है कि उसमें कोई डिक्लेरेशन में और अकाउंट्स में और कोई अबहाम है तो उसके लिए एक है जी ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड, जो कि इसका ऑडिट टीम की जो है वो मॉनिटरिंग और उनका जो है वो जाकर उनको चेक करता है। तो चीफ कमिश्नर के पास ये पावर दी गई है उस चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जिसका वो समझता है कि जिसने, क्योंकि जब भी टैक्स फ्रॉड होता है या डिक्लेरेशन या सेपरेशन होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का, बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जो है रेवेन्यू के कस्टोडियन होते हैं। तो वो टैक्स पेयर इनिशियली उनके पास जाता है तो वो जो अच्छी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स होती हैं वो मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ और मुकम्मल ये देखती हैं कि वो डिक्लेरेशन और सारा और उनके जो वो करेक्ट है, सेलें परचेजें सारा ठीक है। तो इसमें एक ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड को जो है वो बाद में चीफ कमिश्नर जब ये समझता है कि कोई जहां पर वो ये इनका रिकॉर्ड जो वो मैच नहीं कर रहा या सप्रेशन है कंपनीज के अकाउंट्स में रिटर्न में, तो वो उसके लिए जो है वो उस फर्म का जो है ओवरसाइट बोर्ड को कह सकता है कि उसको चेक किया जाए। तो इससे मेरे ख्याल में वो जो है वो विजिलेंट हो जाएंगी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, तो वो आगे जो है वो इस चीज को मद्देनजर रखेंगी। ये इकदाम बेसिकली रेवेन्यू लीकेज पर जो है वो काबू पाने का एक कोशिश है। मलक जलील अमान साहब आखिर में ये भी बताइएगा कि सेल टैक्स की जो रिटर्न है उसको फाइल करने से पहले किन चीजों का ख्याल रखना होगा? अगर ना रखा गया तो आप सेल टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन में आ सकते हैं, आपके खिलाफ तहकीकात हो सकती है, FIR हो सकती है, आपको जेल हो सकती है। जेल तो खैर देखें सिर्फ जो है वो जब सेल टैक्स का फ्रॉड हो, वो भी 5 करोड़ से ज्यादा हो, और वो भी आप अगर उसमें इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन ना करें तो तभी होगी। ऐसे नहीं होता कि जेल हो जाती है। सेल टैक्स के रिटर्न में इनएडमिसिबल इस तरह इनकम टैक्स में, इस तरह सेल टैक्स के रिटर्न में भी जो है अगर आप कोई गलत इनपुट डाल रहे हैं तो वो अब बोर्ड को पावर दे दी गई है कि आपका इनपुट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए, आपकी रिटर्न ही नहीं जाएगी। देखिए सस्पेंड तो आपने या क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो बाद में आपकी चलनी है। अब जहां पर सिस्टम ने आपको पकड़ लिया कि आपका इनपुट जो है फेक एंड फ्लाइंग है या इनपुट आपका सही नहीं है या उस आइटम से रिलेट नहीं करता, जो आपका रॉ मटेरियल या HS कोड जो है वो बनता नहीं है, वो उसके साथ मैच नहीं करता, तो वो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली आपके इनपुट को रिस्ट्रिक्ट कर देना है और आप अपने रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे। हाँ, इसमें आप जो है वो अपने कमिश्नर के पास जो है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसको रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और वो कमिश्नर जो है वो ज़ाहिर है वो उस चीज को देखेगा। अगर आपका वो ठीक है तो फिर आपको वो अलाउ किया जा सकेगा। तो मैं यही कहूंगा कि सेल टैक्स के रिटर्न में जो है वो इनपुट ही है, बाकी वैल्यू एडिशन है वो आपने देखनी है। 73 की ऑलरेडी वही मौजूद है। अब 73 भी वो ये नहीं है कि पहले 73 आप कोई भी हो जाता, उसमें भी उन्होंने कहा है कि फिजिकल ट्रांसफर ऑफ गुड्स होनी चाहिए। 73 की कंप्लायंस पर टैक्स पेयर बच गया। फिजिकल ट्रांसफर ऑफ गुड्स को भी आपने देखना है, तो आप माल जिससे ले मालिक को उसका पता होना चाहिए कि वही माल आ रहा है, उसको पेमेंट करे, उसको अंदाजा होना चाहिए। इस तरह सेल में अगर जो है वो उनका कई सेक्टर में प्रोडक्शन फिक्स कर दी गई है, कई सेक्टर में अब तो जहां पर ज्यादा फ्रॉड का एलिमेंट था, जिस तरह पेपर एंड पेपर बोर्ड में, कोल्स में, स्टोन क्रशिंग में, और जिसमें जहां पर इनवाइस वगैरह का स्टील का तो अब खैर वो एक ले आए हैं, उन्होंने कुछ शुरू कर दिया है उसमें कि जो इम्पोर्टर होगा और एक्सपोर्टर उसकी जो है वो इनवाइस दे सकता है
रजिस्टर्ड होगा, लेकिन उसमें काफी 80% तक जो है वो अब अगली विद होल्डिंग कंपनी ही काटती है। लेकिन उसमें मैं यही कहूंगा कि इसमें आप जो है वो अपने रिटर्न को, अपने अकाउंट्स को करेक्टली डिक्लेयर करें, जो लॉ के मुताबिक जो है वो आप इनवाइस जो है वो आप ई-बिल्टी, कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम और बहुत ज्यादा जो है वो ऑनलाइन जिन बंदों ने ऑलरेडी अपना वो लगवाना है, जिस तरह पहले पॉइंट ऑफ सेल पर बहुत बोर्ड ने काम किया, तो अब जो है वो 23 सेक्शन को पढ़ ले जो कि इनवाइस का सेक्शन है। उसमें उन्होंने डाल दिया है कि किस किस बंदों ने ई बिल्डी और अब उन्होंने इनवाइस कैसे जनरेट करनी है, या उन्होंने जो है जो बोर्ड के इंटीग्रेटर है या उनसे लगवाना है या उन्होंने प्राल वालों से लगवाना है, तो वो उसके मुताबिक मेरे ख्याल में रिटर्न देंगे और अपने बैंक को और अपने सेक्टर को और अपने सप्लायर को और जेन्युइन जो सप्लायर होंगे उसको देखेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल का कोई मसला जो है वो दरपेश आएगा। मलिक जलील अमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, हमारा एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। सेल टैक्स के कवानीन में बहुत सी तब्दीलियां की गई हैं। सेल टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन को बहुत वाजिया कर दिया गया है। अब कदम ब कदम आपको सोच कर चलना होगा। अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले खास चीजों का ख्याल रखना होगा। यह ना हो कि आप भी टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन में आ जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।